गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, परीक्षा का समय नज़दीक है। अब तक यदि आप लापरवाह रहे हैं तो कृपया करके अब आप पढ़ाई मन लगाकर टाइम टेबल बनाकर करना प्रारंभ कर दीजिए। बच्चों, हिंदी विषय जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। इसको यदि आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी विषय के लिए कितने अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अभी हम दोहरान कर रहे हैं। दो बेलों की कथा पाठ हमारा पूरा हो चुका है। आज से हम लासा की ओर पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं क्षितिज पुस्तक से। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ये पाठ पुनः समझाऊं, आप कुछ बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए और उसी प्रकार से अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए। अब तक यदि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशंसनीय हैं। लेकिन यदि आप लोग अब तक लापरवाह रहे हैं तो प्लीज़ अब आप अपना एक समय विभाग चक्र बनाइए। पूरा जो पाठ्यक्रम है उसे एक पेज पर नोट कर लीजिए विषय अनुसार। उसके बाद आप जो पाठ यहाँ रिवाइज करवाया जा रहा है, सभी विषयों में आपका रिवीजन चल रहा होगा या नहीं भी चल रहा है तो जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, उसे सेल्फ पढ़िए। बच्चों, जितना सेल्फ स्टडी आप करेंगे उतना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई जो है कोई दवा नहीं है कि आपको दे दी जाए और आप जैसे बीमार होने पर हम दवा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार पढ़ाई ये नहीं है दवा की तरह। पढ़ाई के लिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा। जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको पढ़ना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए, पाठ को ध्यान से पढ़िए। पूरा पाठ आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। पाठ के बीच में से किसी भी पंक्ति का भाव पूछा जा सकता है। आशय स्पष्ट करो, इस प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं। पाठ का सार पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उसके बाद लेखक परिचय और उसके बाद जो पाठ दिया गया है उसका सार आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस प्रकार यदि आप प्रत्येक पाठ को दोहराते हैं, निश्चित ही आपका परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा, सही रहेगा, सुखद रहेगा। और सिर्फ परीक्षा परिणाम के लिए ही हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अगर आप फाइट करते हैं तो वहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो हिंदी विषय को आप नॉर्मली मत लीजिए, गहन अध्ययन कीजिए, समय विभाग चक्र बनाकर सभी विषयों को समान रूप से पढ़िए, तभी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ रहे हैं लासा की ओर। देखिए बच्चों, पाठ 2 लासा की ओर। इसके लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। वैसे मूल नाम इनका केदार पांडे है। बच्चों, इनके जो नाना जी थे वो सैनिक थे, और जब वे अपने उस काल के सैनिक काल के जब किस्से सुनाते थे तो उन किस्सों को सुनकर इनके मन में भी भाव उत्पन्न हुए और वे यात्रा पर निकल पड़े। अपने नाना जी के द्वारा सैनिक जीवन के साहसिक अनुभव सुनकर उनके मन में भी विश्व भ्रमण की भावना
जागृत हुई और इन्होंने बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखी और उस आस्था हो जाने के कारण, बौद्ध धर्म में आस्था हो जाने के कारण अपना नाम भी इन्होंने राहुल रख लिया। वैसे इनका मूल नाम केदार पांडे है। अब देखिए इनकी रचनाएं जो हैं वे हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, गुम्मकड़ शास्त्र तथा श्रीलंका, जापान एवं मंगोलिया संबंधी यात्रा वृत्त। अब देखिए यात्रा में उनका जो रुझान पैदा हुआ, उनकी जो रुचि जागृत हुई, उसके कारण उन्होंने यात्राएं बहुत की और यात्रा वृत्तांत भी लिखे। निबंध, साहित्य निबंधावली, आज की समस्याएं। कथा साहित्य है उनके बोलगा से गंगा, कनेला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी। उपन्यास है जय योद्धे, सिंह सेनापति दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी। जीवनियाँ हैं उनकी महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, नए भारत के नए नेता। और आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। तो बच्चों अब इनकी भाषा शैली देखिए। भाषा शैली, भाषा में विविधता के दर्शन होते हैं क्योंकि इन्होंने कई यात्राएं की है और यात्राएं करने के कारण वहाँ के प्रत्येक स्थान के जो अनुभव रहे हैं वो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं। तो इसलिए इनकी भाषा में विविधता के दर्शन होते हैं। विषय और भाव के अनुसार भाषा को संवारा है उन्होंने। आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को भी मुक्त भाव से अपनाया है। लासा की ओर यात्रा वृत्त में आबाद, होश हवास, खुफिया जैसे उर्दू शब्दों के साथ चोंगी, कुची कुची, छंग आदि तिब्बती शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हम क्षितिज पुस्तक से दोहरान कार्य कर रहे हैं। आज पाठ 2 लासा की ओर इसका दोहरान करेंगे। बच्चों आपको अपना समय विभाग चक्र बनाकर पूरी तरह से ईमानदारी से आप पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। दोहरान कार्य करवाया जा रहा है। इस समय आप पूरे पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इन पाठ से क्वेश्चन बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार आपका दोहरान अच्छी तरह से हो पाएगा। तो चलिए आज हम लासा की ओर पाठ का दोहरान करेंगे। पूरे पाठ को हम पुनः पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान देंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर रास्ता, ये जो स्थान है पूरा सुनसान है। यहाँ पर कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी सेना की जो टुकड़ियां होती है ना वो यहाँ पर रहा करती थी। लेकिन अब यहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। बसेरा किसे कहेंगे? रहने का स्थान। अब यहाँ पर किसान रहने लगे। ऐसे किसान जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था वे लोग यहाँ पर रहने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ आबादी दिखाई देती है। आबाद किसे कहेंगे? जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, है ना। जहाँ कोई नहीं रहता वो निर्जन स्थान होता है और जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं वहाँ आबाद होता है। ऐसा ही परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ, जो भाग काम में नहीं लिया जा रहा है, जो इस किला काम में नहीं लिया जा रहा है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। अब देखिए, अभी हम देखते हैं पर्दा। पर्दा किसे कहेंगे?
स्त्रियां साड़ी पहनने के बाद घूंघट निकालती है, अपने चेहरे को ढककर रखती है ना, वो पर्दा कहलाता है। ये एक प्रकार की कुरीति है, लेकिन पुराने समय में बहुत अधिक इसका प्रयोग किया जाता था। अभी भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ देखते हैं कुछ महिलाएं पर्दा करती हैं, तो लेकिन वहाँ पर बहुत सारी तकलीफें तो हैं। तिब्बत यात्रा के दौरान यात्रियों को बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। सबसे पहली बात क्या है कि वहाँ पर जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती है। वहाँ पर ऐसे जाति पाति वर्ग भेद कुछ भी नहीं है, ऐसी छुआछूत की भावना वहाँ के लोगों में नहीं है। वहाँ के लोग बहुत खुले विचारों के हैं, इसलिए वहाँ पर पर्दे का रिवाज भी नहीं है। औरतें वहाँ पर पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अब देखिए, यह और एक सुविधा है यात्रियों के लिए, जब जो तिब्बत यात्री हैं जो जाते हैं वहाँ पर, उनके लिए एक सुविधा और है कि खुले विचारों के होने के साथ साथ ये लोग इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं कि ये ऐसे इनके घर खुले रहते हैं, उसमें कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी जा सकता है। कौन लोग नहीं जा सकते हैं? जो भिखमंगे से नजर आते हैं, जो बहुत निम्न श्रेणी के दिखते हैं, ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं। बाकी कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी वहाँ पर जाकर अपना सामान साथ ले जाता है, तो वहाँ पर चाय बनाकर पी सकता है, या फिर वो लोग चाय बनाकर भी दे देते हैं। उन्हें जो भी उसका चार्ज लगता है वो दे दो और वो उन्हें हमें चाय बनाकर दे देंगे। तो इस प्रकार ये सुविधा बहुत अच्छी है। वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अब देखिए, मिट्टी का टोटीदार बर्तन, टोटीदार क्या होता है? जिसमें नल लगा होता है। अभी आप लोग विवाह समारोह में या किसी भी समारोह में जाते हैं तो देखते हैं ना, चाय एक स्टील की केतली में भरकर रख दी जाती है, नल खोलकर आप चाय ले लेते हैं। तो इसी प्रकार का टोटीदार बर्तन होगा, या तो उसमें नल होगा या फिर एक पाइप होगा। पाइप के द्वारा भी हमें बार बार उसका ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा उस बर्तन का, और उसको झुकाकर हम उस पाइप के द्वारा चाय ले लेते हैं, तो वह टोटीदार बर्तन होगा। तो ऐसे बर्तन में वे लोग चाय भरकर दे देते हैं हमें, जिसे हम आसानी से काम में ले सकते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। अब देखिए, यदि हमें उन पर विश्वास नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो सामान देंगे उस पूरे सामान का वो उपयोग नहीं करके कुछ सामान बचाकर अपने पास रख लेंगे, यदि ऐसा हमें लगता है तो हम क्या करेंगे? उनके सामने हम अंदर जाकर खुद चाय भी बनाकर ला सकते हैं, और नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है तो वो हम बाद में भी डाल सकते हैं, या वो हमें इस तरह के चाय का रंग तैयार हो जाने पर वो हमें मथ कर दे देते हैं। तो देखिए बेटा, प्रत्येक प्रांत में खान पान रहन सहन सभी कुछ अलग अलग होता है। तो यहाँ भी जो चाय बनती है, हम अपनी चाय में नमक नहीं डालते हैं, लेकिन वहाँ के लोग, देखिए वातावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से हम देखते हैं कि सभी जगह का वातावरण अलग अलग होता है ना। तो वहाँ रहना, खाना पीना, रहन सहन सभी जगह का अलग अलग होता है। यहाँ राजस्थान में भी हम अगर अलग अलग प्रांत में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ की बोली चाली सब अलग होगी, है ना। जैसे हम थोड़ा सा बदलाव, हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से हम भीलवाड़ा चले गए या उदयपुर चले गए तो हम अपनी मेवाड़ी भाषा को भी जब सुनते हैं उनसे, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है। टोन में भी परिवर्तन होता है, कुछ शब्दों में भी परिवर्तन होता है। तो रहन सहन खान पान राजस्थान का तो करीब करीब सेम है, लेकिन अगर हम अलग प्रांत में जाएंगे तो हम देखेंगे, जैसे गुजरात चले गए तो हम क्या देखते हैं, वहाँ का भोजन अधिकतर मीठा, हर चीज़ मीठी ही मिलेगी हमें। दाल बना रहे तब भी मीठी, सब्जियों में भी मीठापन होगा, लेकिन हम लोग मसाले ज़्यादा खाते हैं। भारी खाना, उड़द की दाल वगैरह राजस्थान में ज़्यादा खाई जाती है। तो इस प्रकार प्रांत के अनुसार सभी जगहों का रहन सहन, खान पान
सभी कुछ अलग अलग होता है। तो वहाँ की चाय में भी इस प्रकार नमक और मक्खन डाला जाता होगा। पेज नंबर 26 पर आ जाइए। अब देखिए, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी किसे कहेंगे? राह का जो, जैसे हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं तो सड़क पर टोल प्लाजा होते हैं, है ना, तो वहां पर हमें कुछ राशि जमा करानी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ राहदारी यानी कुछ ऐसा टैक्स वगैरह कुछ वहां का फिक्स होगा, वो मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब ये लोग भिखमंगों के वेश में गए थे, फिर भी इनकी सुमति की जान पहचान होने के कारण, जो लेखक हैं उनके मित्र सुमति की पहचान होने के कारण इनको ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया था। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त चम पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब देखिए बेटा, ऐसा क्यों हुआ कि जब वे भिखमंगे के वेश में गए तब तो उन्हें रहने के लिए स्थान मिल गया, लेकिन जब वो अच्छे वेश में गए, भद्र वेश में, भद्र यात्री की तरह, यानी पहनावा उनका अच्छा था, बिल्कुल अच्छे से अप टू डेट होकर गए थे, है ना, तो उस समय उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि जब वे वहां पर पहुंचे, सुमति और उनके मित्र वहां पर पहुंचे, लेखक वहां पर पहुंचे, तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर जब वे 5 साल बाद अच्छे वेश में पहुंचे थे, तब वो क्या देखते हैं कि वहां के लोग छंग पीकर, शाम का समय हो चुका था, और छंग पीकर, यानी ये एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसे पीने के बाद इंसान अपने होश हवास खो देता है। तो ये लोग जब पहुंचे थे 5 साल के बाद, तब ये समय पर नहीं पहुंचे थे, शाम के समय पहुंचे थे, और उस समय वहां के लोगों का ये नियम होगा कि वे लोग चंग पीकर मदमस्त हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, तो इन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। जबकि वे भिखारी के वेश में गए थे, भिखमंगों के वेश में गए थे, तो वे क्या देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी ठहरने के लिए। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जेब निकाल, कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब देखिए बेटा, ये जो रास्ता था ये बहुत विकट रास्ता था, बहुत कठिन रास्ता था। ये डांडा थोंगला जो पार करना था, ये क्यों विकट था? क्योंकि ये जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर ये लोग पहुंच चुके थे, और ये स्थान 16-17 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण घने जंगल, विकट रास्ते, पहाड़ों की चोटियां घिरी हुई और घना जंगल, उसके कारण यहाँ से एक तो इनको ये रास्ता पार करना बहुत मुश्किल होता था। दूसरा, ऐसा स्थान होने के कारण यहाँ पर
डाकू अक्सर रहा करते थे और डाकुओं के कारण यहाँ से जो भी निकलते थे उन्हें खतरा रहता था, उन्हें अपनी जान का खतरा रहता था। लेकिन ये लोग जब निकल रहे थे तो इनको ये था कि जो भिखारी भिखमंगे के वेश में वहां से निकलते हैं तो वो अपनी टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची कुची यानी दया करो, एक पैसा दे दो, इस तरह से वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो इनकी जान बच जाती। अब देखिए यहाँ पर एक कानून नहीं है, वो है जैसे आज हम हमारे इधर देखते हैं कि यदि हमें हथियार रखना है, बंदूक पिस्तौल कुछ भी रखना है, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना होता है। लेकिन वहाँ पर इस तरह का कोई कानून नहीं था। तो वहाँ पर जैसे हम आज अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रख सकते हैं लेकिन बंदूक पिस्तौल नहीं रख सकते, लेकिन वहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल सब कुछ लेकर खुलेआम घूम सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार का कोई कानून नहीं है और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें ये सब कुछ रखना होता। अब जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है सभी लोगों के द्वारा, तो जब ये लोग वहाँ से इस डांडा थोंगला से गुजरते हैं तो डाकुओं को एक ये डर भी रहता है कि कहीं ये लोग हमें ना मार दें, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले ऐसे कोई भी राहगीर वहां से निकलते तो उन्हें सबसे पहले मार देते। खून होना वहां पर आम बात थी और खून होने के बाद भी ये लोग पकड़ में नहीं आ सकते थे क्योंकि जंगल ही ऐसा था, घना जंगल था, वहां पर यही लोग रह सकते हैं, इन्हें सारे ठिकाने मालूम होते हैं। दूसरा, वहां पर ऐसा कोई कानून व्यवस्था भी नहीं थी कि इन लोगों के लिए कोई खर्च करे, पुलिस वालों के लिए और उनके लिए कोई खर्चे नहीं थे, वहां पर सरकार की तरफ से कोई खर्च नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये रास्ता बहुत विकट था। अब आगे देखिए, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। बच्चों इस पंक्ति को अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है, अपनी कॉपी में ये प्रश्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पहुँचते पहुँचते क्योंकि बहुत ऊंचाई थी, चढ़ना मुश्किल था, और साथ में जब सामान होता है हमारे तो हम पैदल चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पैदल चलना ही जब मुश्किल होता है तो इतनी चढ़ाई पर चढ़ना तो इनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर ये घोड़े के लिए बोलते हैं। तो लेखक ने सुमति से कहा कि हम 2 घोड़े कर लेते हैं ताकि सामान भी आराम से चला चलेगा हमारे साथ और हम थकेंगे नहीं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले थे। हाँ देखिए बच्चों, आज मैं इतना ही वीडियो आपको भेज रही हूँ, इतना ही पढ़ा रही हूँ। आप ध्यान देंगे, जितना मैंने पढ़ाया है आपको इनमें से स्वयं क्वेश्चन बनाने हैं और आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए ये लोग घोड़े पर सवार होकर जब पहुंचे तो ये क्या देखते हैं, 17,000 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंच चुके थे। और क्या देखते हैं, जब ये चलते हैं तो इनके साथ साथ श्वेत शिखर किसे कहेंगे, हिमालय के हजारों श्वेत शिखर यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां, हिमालय की चोटियां, क्योंकि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है हिमालय, तो वो सारी चोटियां गुजरती जा रही थी। ये जैसे जैसे घोड़े पर आगे बढ़ रहे थे, कई सारी हजारों चोटियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। इस पार्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ओके बेटा, और क्वेश्चन आंसर करेंगे।